लेक्चर नंबर 22। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ब्लंडर्स थ्योरम टू वाट मीटर मेथड। कहाँ यूज करेंगे? टू वाट मीटर मेथड यूज्ड फॉर बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड, बट वेयर न्यूट्रल इज नॉट प्रेजेंट, या एब्सेंट बोल सकते हो। आज समझ गए सब लोग यहाँ तक? और टू वाट मीटर मेथड, वाट मीटर रीड्स सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, है ना। सम ऑफ टू वाट मीटर मेथड गिव्स थ्री फेज वाट पावर। कौन सा पावर देता है जी? एक्टिव की रिएक्टिव? एक्टिव पावर देता है ना, याद रखना। वास्तविक शक्ति देता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये डायग्राम देखा था। देखो W1, कई लोग पूछ रहे थे डाउट्स, कैसे आया कर, कैसे? ओम प्रकाश, देखो ध्यान से, ये W1 कहाँ का करंट रीड कर रहा है? R फेस का, और वोल्टेज R से B तक के बीच का वोल्टेज। तो ये जो W1 है वो रीड करेगा कहाँ से? करंट, R फेस का करंट और R से B तक का वोल्टेज। वैसे दूसरा वाला Y फेस का करंट और इस तरीके से, ठीक है ना। इसका जिसका फेजर डायग्राम बनाए थे, इसमें पूछ रहे थे क्या? देखो इसमें क्या समझ नहीं आया था। चलिए अब देखो W1 VL/IL cos 30 - 5 और 30 + 5। देखो ये तो क्लियर है यहाँ तक, है ना। 30 + 5, 30 - 5, तो यहाँ से 30 - 5 आया था, और इधर एक जगह 30 + 5 आया था। फेजर डायग्राम क्लियर है सबको? ठीक। उसके बाद W1 + W2 किए, सबको जोड़ेंगे तो ये सब आ गया। तो √3 VL/IL cos 5 क्या बता रहा है जी? एक्टिव पावर। अब इसको पूछ रहे थे, ये प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। माइनस आ जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। माइनस आएगा ना यार उसमें। कॉस्ट का वैल्यू गलत लगाया हुआ। ठीक हो गया, अब क्लियर सबको? ठीक है जी, अब क्लियर हो गया फाइनली। तो tan phi बराबर कितना आया? √3 W2 - W1, और आगे डिवाइड बाई, हाँ यहाँ तक क्लियर सबको? कोई तकलीफ?
अब ये तो हो गया तो है ना कंप्लीट। अब इसका डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होगा कौन बताएगा? हम्म? कैसे जी? क्या डिसएडवांटेज है इसका? 2 watt meter method can't be used for 3 phase 4 wire सिस्टम। जहाँ पर न्यूट्रल प्रेजेंट है वहाँ पर मैं इसका यूज नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये डिसएडवांटेज हो गया इसका। चलो अब हमने रिएक्टिव पावर, देखा था। चलो तो WQ रिएक्टिव पावर कितना आया था जी? √3 टाइम्स ऑफ W2 W1। अब देखो कहीं पर इंटरव्यू में गए हो और ऐसा पूछ दिया कि भैया ये तो वाट में है, ये भी वाट में है, और रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है जी? कौन बताएगा? VAR। तो यहाँ W है, वाट है, तो वाट इज इक्वल टू VAR आ गया। इट इज पॉसिबल। इसका यूनिट रिएक्टिव का ही होता है, लेकिन ये तो एक्टिव पावर दिखाता है। एनीवन, ऐसा क्यों हो रहा है? √3 का है, कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। प्रियंका जी बताइए, ऐसा क्यों? भावेश बताया कुछ? जब भी इंटरव्यू में गए हो और इस टाइप का तुमसे पूछे कि भैया ये वाट है, इधर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो ये याद रखना, इसका आंसर ये है, सर दिस एक्सप्रेशन गिव्स मैथमेटिकली रिएक्टिव पावर, है ना, मैथमेटिकली इक्वल है रिएक्टिव पावर के। यूनिट से यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है ना, समझ पाए? मतलब जोड़ने घटाने से वो बराबर किसके आ रहा है? रिएक्टिव पावर के। एक्चुअल में रिएक्टिव पावर नहीं हो, एक्टिव पावर है, क्योंकि कोई भी वाट मीटर क्या रेट करता है, बताया था, एक्टिव पावर, है ना, दैट इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू रिएक्टिव पावर, है ना। पिछले बार मैं इंटरव्यू ले रहा था यहीं पर, तो एक जने पूछा वो पंखा घुमा थे तो कौन सा मोटर है करके, तो DC मोटर बोला, तो चमकाया ना, बोला क्या पंखा चलत ते काय? DC मोटर का मैं क्या पानी में पड़ी। हाँ तो याद रखना। चलो आगे बढ़े।
चलो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वाट मीटर रीडिंग, कि वाट मीटर के रीडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। जैसे W1 का वैल्यू क्या आया था जी, VL IL cos 30 minus 5, W2 VL IL cos 30 plus 5। तो अगर फाई बढ़ेगा तो क्या होगा जी, कॉस फाई का वैल्यू कौन बताएगा, कैसे बढ़ी भाई, कम होगा पावर फैक्टर, ठीक ठीक, समझ पाए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस फाई कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो रीडिंग बढ़ेगा, अब फाई कम होगा तो रीडिंग कम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। W1 इंक्रीज होगा और W2 डिक्रीज होगा, ठीक है ना जी। चलो देखो, केस वन यूनिटी पावर पैटर्न, तो कॉस फाई बराबर कितना हो जाएगा जी, 1, तो फाई बराबर 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो W1 का रीडिंग क्या होगा, √3 VL IL cos 30, उस तरीके से cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा, इस तरीके से है ना। cos पूरा सॉल्व कर दिए इसको, तो cos 30 का वैल्यू √3/2। इस तरीके से W2 का भी रीडिंग क्या होगा, सेम होगा, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर में बोथ वाट मीटर रीड्स इक्वली, ऐसा में। तो एट यूनिटी पावर फैक्टर W1 is equal to W2, रीड सेम वैल्यू, रीडिंग सेम, आया समझ में। यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होगा, सबको क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन। केस 2 उसको बताएंगे सब लोग, जब फाई 30 डिग्री हो या कॉस फाई 0.866 लैगिंग में हो तो क्या होगा, चलो ट्राई करो। थर्टी -5 होता है, तो फाई की जगह कितना है 30, cos 0 का वैल्यू 1, W1 का वैल्यू ये, W2 का वैल्यू इसी तरीके से, VL IL cos 60, 30 + 30 60 हो जाएगा, VL IL cos 60 का वैल्यू
टू W2। अब इसकी जगह क्या रखता हूँ, इस पूरे की जगह तो यहाँ से क्या मिला, W1 2 टाइम्स ऑफ W2, मतलब एक का रीडिंग दूसरे से 2 गुना होगा। है समझ में? तो डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकता है उल्टा घुमा के, जैसे एक का रीडिंग दूसरे से डबल है तो पावर फैक्टर कितना होगा, ऐसा भी पूछ सकता है। समझ पाए सब लोग? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉस केस 3, जब फाई बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस फाई बराबर 0.5 लेगिंग नेचर का है, तो क्या होगा, चलो बताओ। W1 बराबर क्या होगा, VLIL cos 30 माइनस 5, है ना, cos 30 माइनस 5, 30 माइनस 60 कितना हो जाएगा, कॉन्स √3/2 होगा ना। VLIL cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस होता है ना, कैसे जो हंस पे, VLIL cos 30 माइनस 5, 30 प्लस 5, cos 90 का वैल्यू तो 1 वाट मीटर का रीडिंग क्या है, 0, तो पावर फैक्टर कितना होगा, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? कैसे जी, ठीक है सबको, चलो बढ़िया, आगे बढ़ें। अब ZPF, चलो चौथा केस निकालो, 0 पावर फैक्टर लेगिंग में क्या होगा, फाई बराबर 90 डिग्री, हाँ हाँ बताओ। ZPF लेग में दीपक ज्वाइन किया, गुड, चलो ZPF लेग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे दीपक कहाँ चल दे रहे हैं, cos 30 माइनस 90
VLIL cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 2 W1। इस तरीके से W2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 120 का -1/2 होता है, VLIL बाई 2। तो रीडिंग इक्वल एंड अपोजिट कब मिलता है जी, ZPF में। उल्टा भी पूछ सकते हैं घुमा के, रीडिंग्स आर इक्वल एंड अपोजिट देन पावर फैक्टर इज और फाई इज, इस तरीके से पूछ सकता है। क्लियर हो गया, आया समझ में सबको? क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या सीखे हमने कि cos फाई इज ग्रेटर देन 0.5 लैग, W1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और W2 बोथ आर पॉजिटिव, है ना। मतलब 0 से फाई 60 के बीच में है, तो ये कैसा आएगा। इसी तरीके से cos फाई इफ 0.5 लेट इक्वल टू है, तो W1 पॉजिटिव होगा और W2 0 होगा। अब तीसरा केस कि फाई जो है 60 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो क्या होगा, cos फाई इज लेस देन 0.5 लैग, तो W1 पॉजिटिव हो जाएगा, W2 निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना सब लोग, ठीक है ना। समझ में आया सबको? कैसे निधि कहाँ गायब थी बहुत दिन बाद? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब तुम लोग मेरे को ये बताओ, ये वाट मीटर है हमारा, देखो कि वाट मीटर, ये वाला देखो ध्यान से, वाट मीटर दिख रहा है सबको? दिख रहा है? इसमें तुमको कहीं पर नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है डायल में? देखो कहीं पर नेगेटिव दिख रहा है? तो नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है तो 100 कैसे करेगा, ये दिमाग लगाओ पहले। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि जो डायल है उसमें जो है रीडिंग का, हाँ समझ पा रहे हो, तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा नेगेटिव में, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू वहाँ तक जाएगा। तो ये जो डायल है वो शो कर पाएगा क्या, ये नीचे नहीं जाएगा, स्टॉपर लगा रहता है यहाँ पर,
तो हमको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यही मॉडिफिकेशन को तुमको याद रखना है ना, जब भी पावर फैक्टर आगे आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, वाट मीटर नेगेटिव शो नहीं कर सकता, बट वाट मीटर कांट शो नेगेटिव वैल्यू, so we can change either potential coil or current coil, and रीडिंग जो भी रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, रीडिंग टेकन इज निगेटिव। कॉइल को पलट देंगे, है ना। तो कौन सा कॉइल को पलटते हैं, यूजुअली सीसी की पीसी। पोटेंशियल कॉइल याद रखना, क्योंकि करंट कॉइल का इंडक्टेंस ज़्यादा होता है ना, इसलिए पोटेंशियल कॉइल को ही चेंज करते हैं। आया समझ में, क्लियर। क्लियर हो नहीं सबको। पीसी को चेंज करते हैं, पीसी के कनेक्शन को ही चेंज करेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर। एंड डालेंगे सब लोग, रिएक्टिव पावर कि हम रिएक्टिव पावर कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, डायग्राम को साथ साथ बनाते हैं आप। तो डायग्राम बन जाएगा तुम लोग का, डायग्राम को बनाते हैं आप। आजकल बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है। यही होता है, स्टार्टिंग में सबको बहुत मज़ा आता है ना। अंत तक जो सरवाइव करेगा उसी का जॉब लगता है ना। कोचिंग में बहुत लोग पढ़ते थे मेरे साथ, है ना, लेकिन सब लोग को जॉब नहीं लगा। यही चीज़ है, पेशेंस नहीं रख पाते ना इतना टाइम तक। डायग्राम बनाओ। कलेक्टर बनना सबको है, फॉर्म कैसे भरते पता नहीं।
आर फेस में लगा है, जब करंट और वोल्टेज वी आर, ये वी आर, ये वी बी और ये वी वाई, इसके बीच का ये लीडिंग करंट होगा, लीडिंग होगा यहाँ पर, और लैगिंग होगा तो यहाँ पर होगा आई आर लैगिंग 30। तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्या हो जाएगा, एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाइव, ये फाइव है, ठीक है ना। समझ पाए सब लोग फेजर डायग्राम कैसे जी? देखो ये दोनों के बीच का एंगल 180, तो बीच का एंगल कितना होगा, आधा 60, और बीच का एंगल 30, 60 और 30 90, ये वाला एंगल 5 है, दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस 5। अब क्लियर हुआ? एक बार एक एग्ज़ाम दे रहा था, तो ऐसा फ़ोटो बना दिया था, है ना, तो ऐसा फ़ोटो बनाएगा तो क्लियर करना ये क्या बता रहा है, रिएक्टिव पावर मेजरमेंट को बता रहा है। W मेजर्ड वैल्यू, किसके बीच में करंट, VL IL cos फाइव। तो यहाँ पर देखो कौन सा वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज को मेजर कर रहा है, लाइन वोल्टेज को, है ना, ठीक है ना। √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज है, तो फेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, इतना, √3 VL IL cos फाइव। ये मेजर कर रहा है कौन सा, रिएक्टिव पावर। इतना होना चाहिए, समीकरण नंबर 1। हमको रिएक्टिव पावर चाहिए तो इतना होना चाहिए, W मेजर्ड वैल्यू तो √3 V फेस I फेस cos 90 माइनस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, आगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन फाइव, और V फेस I फेस साइन फाइव को क्या बोलते हो, अब देखो यहाँ से, तो V फेस I फेस साइन फाइव बराबर WM बाई √3। तो ये क्या चीज़ है जी, सिंगल फेस रिएक्टिव पावर। अगर आपसे पूछ रहा है तो जो भी वाट मीटर रीडिंग है उसको किससे भाग दे देंगे, √3 से। आया समझ में, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो तकलीफ किसी को? और इसी तरीके से अगर हमको 3 फेस पावर चाहिए, 3 फेस पावर बराबर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर। किससे गुणा करना पड़ेगा, √3 इंटू WM। क्लियर हो गया सबको?
√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, आया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ तक क्लियर है? तो वाट मीटर यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना, इनको एक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट रीड करता है RMS वैल्यू, बस इसमें याद रखने के लिए मैंने बताया था। हॉट मतलब हीट हो गया, हीट मतलब कौन सा वैल्यू? RMS। ठीक, आसान में क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।